हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। सो मैं लेकर आ गई हूँ पार्ट 3 इस चैप्टर का, थीम 5 का, जो कि है वीडियो 3। और उम्मीद है आप लोग को ये अच्छा लगेगा और इसमें आप लोग को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। और एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ, पहले के वीडियोज़ में मैंने बोल रखा था कि आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी हर चैप्टर के नेम वाइज। सो क्या हुआ ना कि बहुत ज़्यादा प्लेलिस्ट क्रिएट हो गई और खोजने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने मतलब 3 बुक है ना हिस्ट्री की क्लास 12 में, तो उस हिसाब से मैंने 3 बुक का 3 प्लेलिस्ट बना दिया है। जो भी कुछ बुक 1 में से जुड़ा होगा या बुक 1 का होगा वो बुक 1 में मिल जाएगा। हिस्ट्री क्लास 12 बुक 1 के नेम से प्लेलिस्ट है और ऐसे ही कर करके बुक 2 और बुक 3 के लिए भी है। सो वो मैं थोड़ा सोचा कि सुधार कर दूँ उसमें, मैंने सोचा। तो आप लोग प्लीज़ उसके लिए मैं सॉरी हूँ कि मैंने बोल दिया था कि चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट अब नहीं मिलेगा आपको बुक वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगा। चलिए अब इस वीडियो में हम लोग आते हैं और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ये जो हमारा 4th टॉपिक है इसको, और एक 5th टॉपिक है उसको भी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। सो उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगेगा। अगर समझ आएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बिना देरी के अब शुरू करते हैं। सो यहाँ चैप्टर हमारा थीम 5 चल रहा है और इसका ये 4th टॉपिक है। इसके पहले के टॉपिक्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे अगर आपको देखने हैं तो। और ये हमारा 4th टॉपिक है, मेकिंग सेंस ऑफ एन एलियन वर्ल्ड, अल बिरूनी एंड द सांस्कृतिक ट्रेडिशन। इसका मतलब है एक अपरिचित संसार की समझ, अल बिरूनी तथा संस्कृतवादी परंपरा। अब हम लोग इसका फर्स्ट सब टॉपिक पढ़ते हैं, ओवरकमिंग बैरियर्स टू अंडरस्टैंडिंग, समझने में बाधाएं और उन पर विजय। अब इसको फटाफट से पढ़ लेते हैं, समझते हैं इसमें दिया क्या हुआ है। As we have seen, travelers often compared what they saw in the subcontinent with practices which they were familiar. जैसा कि हमने देखा है, यात्रियों ने उपमहाद्वीप में जो भी देखा सामान्यतः उसकी तुलना उन्होंने उन प्रथाओं से की जिससे वे परिचित थे। Each traveler adopted distinct strategies to understand what they observed. प्रत्येक यात्री ने जो देखा उसे समझने के लिए एक अलग विधि अपनाई। Al-Biruni, for instance, was aware of the problems inherent in the task he had set himself. He discussed several barriers that he felt obstructed understanding. उदाहरण के लिए अल बिरूनी अपने लिए निर्धारित उद्देश्य में निहित समस्याओं से परिचित था। उसने कई अवरोधों की चर्चा की है जो उसके अनुसार समझ में बाधक थे। The first amongst these was language. According to him, Sanskrit was so different from Arabic and Persian that ideas and concepts could not be easily translated from one language into another. इनमें से पहला अवरोध भाषा थी। उसके अनुसार संस्कृत अरबी और फारसी से इतनी भिन्न थी कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवादित करना आसान नहीं था। The second barrier he identified was the difference in religious beliefs and practices. उसके द्वारा चिन्हित दूसरा अवरोध धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता थी। The self-absorption and consequent insularity of the local population, according to him, constituted the third barrier. उसके अनुसार तीसरा अवरोध अभिमान था। What is interesting is that even though he was aware of these problems, Al-Biruni depended almost exclusively on the works of the Brahmins, often citing passages from the Vedas, the Purans, the Bhagavad Gita, the work of Patanjali, the Manusmriti, etc. to provide an understanding of Indian society. यहाँ रोचक बात यह है कि इन समस्याओं की जानकारी होने पर भी अल-बिरूनी लगभग पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर आश्रित रहा। उसने भारतीय समाज को समझने के लिए अक्सर वेदों, पुराणों, भगवद गीता, पतंजलि की कृतियों तथा मनुस्मृति आदि से अंश उद्धृत किए। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका सेकंड सब टॉपिक, जो कि है अल-बिरूनीज डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम, यानी कि अल-बिरूनी का जाति व्यवस्था का विवरण। Al-Biruni tried to explain the caste system by looking for parallels in other societies. Al-Biruni ने अन्य समुदायों के प्रतिरूपों की खोज के माध्यम से जाति व्यवस्था को समझने और व्याख्या करने का प्रयास किया। He noted that in ancient Persia, 4 social categories were recognized: those of knights and princes, monks, fine priests and lawyers, physicians, astronomers and other scientists, and finally peasants and artisans. उसने लिखा कि प्राचीन फारस में 4 सामाजिक वर्गों की मान्यता थी: घुड़सवार और शासक वर्ग, भिक्षु, अनुष्ठानिक, पुरोहित तथा चिकित्सक, खगोल शास्त्री तथा अन्य वैज्ञानिक, और अंत में कृषि तथा शिल्पकार। In other words, he attempted to suggest that social division were not unique to India. At the same time, he pointed out that within Islam, all men were considered equal, differing only in their observance of piety.
दूसरे शब्दों में वह यह दिखाना चाहता था कि ये सामाजिक वर्ग केवल भारत तक ही सीमित नहीं थे। इसके साथ ही उसने यह दर्शाया कि इस्लाम में सभी लोगों को समान माना जाता था और उनमें भिन्नताएं केवल धार्मिकता के पालन में थी। In spite of his acceptance of the Brahmanical description of the caste system, Al-Biruni disapproved of the notion of population. जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या को मानने के बावजूद अल-बिरूनी ने अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार किया। He remarked that everything which falls into a state of impurity strives and succeeds in regaining its original condition of purity. उसने लिखा कि हर वह वस्तु जो अपवित्र हो जाती है अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है और सफल होती है। The sun cleanses the air and the salt in the sea prevents the water from becoming polluted. सूर्य हवा को स्वच्छ करता है और समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है। If it were not so, instead Al-Biruni, life on earth would have been impossible. The conception of social pollution intrinsic to the caste system was, according to him, contrary to the laws of nature. अल-बिरूनी जोर देकर कहता है कि यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव होता। उसके अनुसार जाति व्यवस्था में सन्निहित अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध थी। As we have seen, Al-Biruni's description of the caste system was deeply influenced by his study of normative Sanskrit text, which laid down the rules governing the system from the point of view of the Brahmins. जैसा कि हमने देखा, जाति व्यवस्था के विषय में अल-बिरूनी का विवरण उसके नियामक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पूरी तरह से गहनता से प्रभावित था। However, in the real life, the system was not quite as rigid. इन ग्रंथों में ब्राह्मणों के दृष्टिकोण से जाति व्यवस्था को संचालित करने वाले नियमों का प्रतिपादन किया गया था, लेकिन वास्तविक जीवन में यह व्यवस्था इतनी भी कड़ी नहीं थी। For instance, the categories defined as antyas, literally born outside the system, were often expected to provide inexpensive labor to both peasants and zamindars. In other words, while they were often subjected to social oppression, they were included within economic networks. उदाहरण के लिए अंत्यज शाब्दिक रूप में व्यवस्था से परे नामक श्रेणियों से सामान्यतः यह अपेक्षा की जाती थी कि वे किसानों और जमींदारों के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध करें। दूसरे शब्दों में, हालांकि ये अक्सर सामाजिक प्रताड़ना का शिकार होते थे, फिर भी इन्हें आर्थिक तंत्र में शामिल किया जाता था। अब पढ़ते हैं फिफ्थ टॉपिक, जो कि है इब्न बतूता एंड द एक्साइटमेंट ऑफ द अनफैमिलियर। इब्न बतूता तथा अनजाने को जानने की उत्कंठा। By the time Ibn Battuta arrived in Delhi in the 14th century, the subcontinent was part of a global network of communication that stretched from China in the east to northwest Africa and Europe in the west. जब 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता दिल्ली आया था, उस समय तक पूरा उपमहाद्वीप एक ऐसे वैश्विक संचार तंत्र का हिस्सा बन चुका था जो पूर्व में चीन से लेकर पश्चिम में उत्तर पश्चिमी अफ्रीका तथा यूरोप तक फैला हुआ था। As we have seen, Ibn Battuta himself traveled extensively through these lands, visiting sacred shrines, spending time with learned men and rulers, often officiating as qazi, and enjoying the cosmopolitan culture of urban centers where people who spoke Arabic, Persian, Turkish and other languages shared ideas, information and anecdotes. जैसा कि हमने देखा, इब्न बतूता ने स्वयं इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर यात्राएं की, पवित्र पूजा स्थलों को देखा, विद्वान लोगों तथा शासकों के साथ समय बिताए, कई बार काजी के पद पर रहा तथा शहरी केंद्रों की विश्ववादी संस्कृति का उपभोग किया, जहां अरबी, पारसी, तुर्की तथा अन्य भाषाएं बोलने वाले लोग विचारों, सूचनाओं तथा उपाख्यानों का आदान प्रदान करते थे। These included stories about men noted for their petty kings who could be both cruel and generous, and about the lives of ordinary men and women. Anything that was unfamiliar was particularly highlighted in order to ensure that the listener or the reader was suitably impressed by the accounts of distant yet accessible words. इनमें अपनी धर्म निष्ठा के लिए प्रसिद्ध लोगों की, ऐसी राजाओं जो निर्दयी तथा दयावान दोनों ही हो सकते थे, तथा सामान्य पुरुषों और महिलाओं तथा उनके जीवन की कहानियां सम्मिलित थी। जो भी कुछ अपरिचित था उसे विशेष रूप से रेखांकित किया जाता था। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था कि श्रोता अथवा पाठक सुदूर पर सुगम्य देशों के वृत्तांतों से पूरी तरह प्रभावित हो सके। अब पढ़ लेते हैं इसका फर्स्ट सब टॉपिक, जो कि है द कोकोनट एंड द पान, यानी कि नारियल और पान।
Some of the best examples of Ibn Battuta's strategy of representation are evident in the ways in which he described the coconut and the palm, two kinds of plant produced that were completely unfamiliar to his audience. इब्न बतूता की चित्रण की विधियों के कुछ बेहतरीन उदाहरण उन तरीकों में मिलते हैं जिनसे वह नारियल और पान, दो ऐसी वनस्पतिक उपज जिनसे उसके पाठक पूरी तरह से अपरिचित थे, का वर्णन करता है। सेकेंड सब टॉपिक है इब्न बतूता एंड द इंडियन सिटीज़, यानी कि इब्न बतूता और भारतीय शहर। Ibn Battuta found cities in the subcontinent full of exciting opportunities for those who had the necessary drive, resources and skills. Ibn Battuta ने उपमहाद्वीप के शहरों को उन लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर पाया जिनके पास आवश्यक इच्छा, साधन तथा कौशल था। They were densely populated and prosperous except for the occasional disruption caused by wars and invasions. ये शहर घनी आबादी वाले तथा समृद्ध थे, सिवाय कभी कभी युद्धों तथा अभियानों से होने वाले विध्वंस के। It appears from Ibn Battuta's account that most cities had crowded streets and bright and colorful markets that were stacked with a wide variety of goods. Ibn Battuta described Delhi as a vast city with a great population, the largest in India. Daulatabad in Maharashtra was no less and easily rivaled Delhi in size. इब्न बतूता के वृतांत से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें तथा चमक दमक वाले और रंगीन बाजार थे जो विविध प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे। इब्न बतूता दिल्ली को एक बड़ा शहर, विशाल आबादी वाला तथा भारत में सबसे बड़ा बताता है। दौलताबाद महाराष्ट्र में भी कम नहीं था और आकार में दिल्ली को चुनौती देता था। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये ब्लू बॉक्स में जो भी दिया हुआ है इसको पढ़ना है तो इसके लिए आपको मेरे चैनल पर वीडियोज़ देखने पड़ेंगे। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाती हूँ, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। The bazaars were not only places of economic transactions but also the hub of social and cultural activities. बाजार मात्र आर्थिक विनिमय के स्थान ही नहीं थे बल्कि ये सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। Most bazaars had a mosque and a temple and in some of them at least spaces were marked for public performances by dancers, musicians and singers. अधिकांश बाजारों में एक मस्जिद तथा एक मंदिर होता था और उनमें से कम कुछ में तो नर्तकों, संगीतकारों तथा गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थान भी चिन्हित थे। While Ibn Battuta was not particularly concerned with explaining the prosperity of towns, historians have used his account to suggest that towns derived a significant portion of their wealth through the appropriation of surplus from village. हालांकि इब्न बतूता की शहरों की समृद्धि का वर्णन करने में अधिक रुचि नहीं थी। इतिहासकारों ने उसके वृत्तांतों का प्रयोग यह तर्क देने में किया है कि शहर अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग गांवों से अधिशेष के अधिग्रहण से प्राप्त करते थे। Ibn Battuta found Indian agriculture very productive because of the fertility of the soil, which allowed farmers to cultivate 2 crops a year. इब्न बतूता ने पाया कि भारतीय कृषि के इतना अधिक उत्पादनकारी होने का कारण मिट्टी का उपजाऊपन था जो किसानों के लिए वर्ष में 2 फसलें उगाना संभव करता था। He also noted that the subcontinent was well integrated with inter-Asian networks of trade and commerce, with Indian manufactures being in great demand in both West Asia and Southeast Asia, fetching huge profits for artisans and merchants. उसने यह भी ध्यान दिया कि उपमहाद्वीप व्यापार तथा वाणिज्य के अंतर एशियाई तंत्रों से भली भांति जुड़ा हुआ था। भारतीय माल की मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया दोनों में बहुत मांग थी, जिससे शिल्पकारों तथा व्यापारियों को भारी मुनाफा होता था। Indian textiles, particularly cotton, cloth, fine muslins, silks, brocade and satin were in great demand. Ibn Battuta informed us that certain varieties of fine muslin were so expensive that they could be worn only by the nobles and the very rich. भारतीय कपड़ों, विशेष रूप से सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशम, जरी तथा साटन की अत्यधिक मांग थी। इब्न बतूता हमें बताता है कि महीन मलमल की कई किस्में इतनी अधिक महंगी थीं कि उन्हें अमीर वर्ग के तथा बहुत धनाढ्य लोग ही पहन सकते थे। अब पढ़ लेते हैं इसका थर्ड सब टॉपिक जो कि है ए यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि संचार की एक अनूठी प्रणाली। द स्टेट एविडेंटली टुक स्पेशल मेजर्स टू इनकरेज मर्चेंट्स। व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विशेष उपाय करता था। ऑलमोस्ट ऑल ट्रेड रूट्स वेयर well supplied with inns and guest houses. Ibn Battuta was also amazed by the efficiency of the postal system, which allowed merchants to not only send information and remit credit across long distances, but also to dispatch goods required at short notice. लगभग सभी व्यापारिक मार्गों पर सराय तथा विश्राम गृह स्थापित किए गए थे। इब्न बतूता डाक प्रणाली की कार्यकुशलता देखकर चकित हुआ। इससे व्यापारियों के लिए न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजना और उधार प्रेषित करना संभव हुआ, बल्कि अल्प सूचना पर माल भेजना भी।
The postal system was so efficient that while it took 50 days to reach Delhi from Sindh, the news reports of spies would reach the Sultan through the postal system in just 5 days. डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहां सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से 5 दिनों में पहुंच जाती थी। सो फ्रेंड्स, यहीं पे मैं अपना वीडियो खत्म करना चाहूँगी। नेक्स्ट जो 6-7 टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। सो उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको केवल यहीं पे मिलेगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, उसके आंसर्स आपको जरूर मिल जाएंगे। सो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।